हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 72, करनाल में 96 नए केस सामने आए। कुरुक्षेत्र में 52, अंबाला में 40 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पंचकुला में 62, यमुनानगर में 33 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3073 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,74,273 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 275 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,68,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस को मात देने के लिए 24 घंटे सातों दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। सोमवार से गुरुग्राम के 5 अस्पतालों में वैक्सीन 24 घंटे और सातों दिन लगाई जाएगी। इस मंजूरी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया जहां इस सुविधा को लागू किया गया। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं देने के लिए यह निर्णय लिया गया। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों में सबसे आगे है। ठीक उसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी गुरुग्राम अव्वल है। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला जिला है। यहां बीते शुक्रवार तक 1,01,019 लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। इसमें 42,306 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। वैक्सीनेशन अभियान को तीव्रता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया। इस दौरान करीब 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। सोमवार को शुरू किए जाने वाला अभियान सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 3 महीने तक राहत के बाद जिले में कोरोना फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार को जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए। लंबे अंतराल के बाद एक साथ इतने केस सामने आने से विभाग में हड़कंप है। वहीं आम लोगों में भी चिंता की लकीरें बढ़ चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हिसार में भी बढ़ते मामलों के बीच बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए। हिसार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के नजर आए। कालावली में लोग सरेआम कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां आम लोगों के साथ दुकानदार बिना मास्क के बेखौफ नजर आ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के खिलाफ दूसरे जिलों में भी लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। झज्जर से भी कुछ लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। हालांकि यहां कुछ जागरूक लोग कोरोना संक्रमण से खुद बचने और दूसरों को बचाने की बात करते नजर आए। पिहोवा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर कई लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो चुके हैं। रोहतक में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक में लोगों को संक्रमण से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि जिस तरह प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, उसके मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की जिसमें इन बढ़ते केसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई। पानीपत का चुकलाना धाम श्री श्याम मंदिर लंबे समय से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन अब इस मंदिर को खोलने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यहां हर साल होली के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मंदिर को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी जेजेपी विधायकों का विरोध करना शुरू कर दिया। किसान उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट किया। इसी कड़ी में किसानों ने हांसी के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक विनोद भयाना और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिंह का पुतला फूंका।
वो हर दिन 2 विधायकों का पुतला फूकेंगे और किसानों ने कहा कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसानों ने कहा कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, उनके पुतले टोल प्लाजा पर फूके जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए नई रणनीति तैयार की। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। करनाल के निसिग में किसानों की तरफ से नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल कौंदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। गौशाला के इस कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, लेकिन स्थिति का अंदाजा होने के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसानों में और ज्यादा गुस्सा है। किसानों का कहना है कि बीजेपी, जेजेपी और जिन निर्दलीय विधायकों ने किसानों का समर्थन नहीं किया, उनका विरोध होगा। उधर झज्जर में भी बीजेपी, जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध किया। दरअसल किसानों ने ऐलान किया कि बीजेपी, जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। इस दौरान चाहर, खाप समेत तमाम खापें और महिला किसान इकट्ठा हों। कुरुक्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के जन्मदिवस के कार्यक्रम का भाकियू कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंच करके विरोध किया और इस दौरान नेताओं को किसान नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर अपने आशियाने को मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह बनाए गए, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले नेताओं का वो विरोध करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं। इस बीच किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोल्हू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है और इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा और किसान भी हम हैं। कृषि कानून रद्द करवाकर ही हम दम लेंगे। किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस भेजा। आयोग ने हुड्डा से पूरे मामले पर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान हुआ। खेतों में फसल तेज हवा की वजह से गिर गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। अब उनका घर का खर्च कैसे चलेगा? प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटने को तैयार है, लेकिन बारिश ने किसानों की तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो पाए और बैंक से लिया लोन वो चुका पाए। दस मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के अकाली दल विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चारों ओर निंदा हो रही है और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस दौरान कहा कि पंजाब के विधायकों की इस हरकत से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे के रिश्ते को ठेस पहुंची है। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन जुटा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हुड्डा डिस्पेंसरी पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगवाने वालों से बातचीत की और केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार काम कर रही है। भारत में वैक्सीन कई देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। 15 मार्च को वैक्सीन डे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की। 15 मार्च को प्रदेश में 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बजट को खोदा पहाड़ निकली चुहिया बयान पर कहा कि हुड्डा डगमगा चुके हैं। उनका अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और हरियाणा को प्रगति की राह पर बजट ले जाने वाला है। हरियाणा बजट पर सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई बातें कही। बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और प्रदेश के विकास को ज्यादा महत्वता दी गई। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद हैं तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल है। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। निगम द्वारा बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई। कागजों में हर दिन सफाई होती है, लेकिन इसका भत्ता और वेतन जरूर मिलता है। ऐसा सोनीपत की 1 या 2 टॉयलेट का हाल नहीं, बल्कि शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए और एक टॉयलेट लाखों रुपए में तैयार किया गया। बावजूद इसके आम जनता परेशान है। सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर अगले 7 दिनों के भीतर लोग जानकारी मुहैया कराएं। कॉलोनी में सुविधा पाने के लिए हकदार बन सकते हैं। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया, सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बस अड्डा पुलिस से चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सट्टे लगाने का सामान बरामद किया। नारनौल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चलाने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर हनुमान को सस्पेंड कर दिया गया। नारनौल की डीआई ओम प्रकाश ने बस ड्राइवर को सस्पेंड करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि नारनौल डिपो की बस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था। इस दौरान एक कार ड्राइवर मांदी के गांव के पास बाल बचा। कार ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए कार को नीचे खेतों में उतार दिया था। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आया। एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगीं, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना खरखौदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। प्रदेश में दिन पर दिन लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 रुपए की रकम लेकर जा रहा था, लेकिन बीच में गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स है और नोटिस देने के बाद भी अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। अब इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी। साल 2010 से 21 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। उसके साथ चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट होगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% छूट दी जा रही है जिन्होंने साल 2017-18, 18-19, 19-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भरा है। ऐसे में डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका है।
गुरुग्राम निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां होने के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं, प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइट न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बेटी को मोहाली गांव स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। उसके पीछे एक कार आ रही थी, जिसमें दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। साइट न मिलने पर कार सवार ठेकेदारों ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंच गए और लाठी डंडों से जयकरण की दोनों टांगे तोड़ दी और वहां झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की है। विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, रामकुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित हैं। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन की मांग की है। उधर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की आज दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ बिजली निगम के टुकड़ों टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंबे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने के साथ एक्स ग्रेशिया सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। गोहाना शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शहर में अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की बात की है। सिरसा में भी आमजन को महंगाई का झटका लगा। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया। अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा, यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले अब 3 गुना पैसे देने होंगे। उधर लोगों ने रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा पर नाराजगी जाहिर की है। कैथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन को शेयर कर रहा था। शक होने पर चेकिंग की टीम ने युवक को काबू किया और जांच के दौरान पता लगा दरअसल युवक मोबाइल के जरिए ओवरलोड वाहन के चालकों को आरटीओ की टीम की लोकेशन शेयर कर रहा था ताकि ओवरलोड वाहन दूसरे रास्ते से निकल सकें। इस मामले में 6 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बल्लभगढ़ के गांव सीकरी और झाड़ सेतली में एनएचएआई द्वारा 2 पुलों का निर्माण किया गया, जिसका अभी उद्घाटन भी किया गया। दरअसल पुल के नीचे सर्विस रोड पर जिन लोगों ने हाईवे से मुआवजा लिया, उन्हीं लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार कर ली हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव सीकरी निवासी श्रीपाल देवतिया ने बताया कि एनएचएआई से अपनी जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी दुकान बनाकर खड़ी कर दी है, जो सरकारी जमीन पर है, जिसकी अधिकारियों को जानकारी दी गई। उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 2 एसएचओ और 1 एसआई का तबादला कर दिया। वहीं अब रूपेश चौधरी रतिया सिटी थाना प्रभारी होंगे और कुलदीप गढ़वाल सीआईए प्रभारी का पद संभालेंगे। कुरुक्षेत्र के पारलू गांव के मारकंडा नदी के पास ही बम मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो वस्तु बम की तरह लग रही है, एक्सपर्ट जांच के बाद ही इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है कि ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और यहां पर कैसे पहुंचे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शेल को डिफ्यूज करते हुए एक शेल में ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरे शेल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय बम के आसपास कोई नहीं था।
प्रदेश में दिन पर दिन लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला शहर के गत दिवस बालाजी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल का एक कर्मचारी बैंक से पैसे लेकर स्कूल जा रहा था, तभी लुटेरों ने उसकी कार पर हमला किया और उसकी आंखों में मिर्च डालकर उससे 28,000 रुपए हड़प लिए। स्कूल प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश में जुट चुकी है। कैथल के साई कॉलोनी में टीचर ने बीते दिनों कहासुनी पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसको लेकर पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि पुंडरी पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कोर्ट से अपील भी की जाएगी कि उन्हें जयप्रकाश का रिमांड दिया जाए ताकि उनसे वो हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर सकें। पलवल में शराब के नशे में एक व्यक्ति को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। जांच अधिकारी मुनीम सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बताया और साथ ही साथ इस दौरान यह भी बताया कि वो कहां का रहने वाला है।